नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। वक्त है निष्पक्ष न्यूज का और मैं हूं शीतल राजपूत। जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजौरी में विपक्ष के खिलाफ हुंकार भरी। अमित शाह ने कहा कि ये रैली और मोदी के नारे उन लोगों के लिए जवाब हैं जो कहते हैं कि अनुच्छेद 370 हटेगा तो आग लग जाएगी, खून की नदियां बह जाएंगी। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए अब्दुल्ला और महबूबा परिवार पर हमला बोला। आज की ये रैली आपके मोदी के नारे उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो फिर पंजाब पर आग लग जाएगी। आज की ये रैली उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो खून की नदियां बह जाए। 370 हटने के बाद तीसरी बार जम्मू कश्मीर पहुंचे बीजेपी के चाणक्य ने जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों के सामने आरक्षण का दांव चला। गुर्जर और बकरवाल समुदाय को भी नुकसान की आशंका से बेफिक्र कर दिया। ये लोग जो हाय तौबा करते हैं ना, उनके मन में है ये मेरे पहाड़ी भाई जितना दब कर रहे उतना अच्छा है, हमारे परिवार की दुकान चलती है। मैं आज कहने आया हूं, आप लोगों ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा करी है, अब वो दिन लग गए कि आपके अधिकारों को कोई दबा पाएगा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, आपके अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता। मोदी जी ने माताओं बहनों को भी अधिकार दिया, मेरे ट्राइबल भाइयों बहनों को भी अधिकार दिया, और अब बारी पहाड़ियों की है। पहाड़ियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने को ऐतिहासिक फैसला करार देते हुए अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सियासत में पीढ़ियों से जारी परिवारवाद पर भी चोट की। 3 परिवारों पर लोकतंत्र को राजतंत्र में तब्दील करने का इल्जाम लगा दिया। ये 3 परिवारों ने भ्रष्टाचार करने में कोई चीज नहीं छोड़ी। मित्रों, आज की ये रैली आपके मोदी के नारे उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो फिर पंजाब पर आग लग जाएगी। आज की ये रैली उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो खून की नदियां बह जाएगी। राजौरी में उमड़े जन सैलाब के सामने अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में हुए बदलाव का ब्यौरा दिया। सूबे में विकास और रोजगार का दावा किया। पीएम मोदी के नेतृत्व का शुक्रिया अदा किया। मोदी जी ने निरंतर दहशतगर्दों के खिलाफ, अलगाववादियों के खिलाफ, ये हुर्रियत वालों के खिलाफ एक कठोर मुहिम चलाई। आए दिन पथराव के समाचार अखबार में आप पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? बोलो भाई, जोर से बोलो। सुना ही नहीं पड़ा? पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? अब पथराव के समाचार आते हैं क्या? आते हैं क्या? मोदी जी ने युवाओं के हाथ से पत्थर लेकर लैपटॉप थमाने का काम किया है, नौकरी देने का काम किया। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ये माना जा रहा है कि नवंबर तक यहाँ विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। पहली बार अनुसूचित जनजाति को जम्मू कश्मीर विधानसभा में 10% आरक्षण दिया गया है और बीजेपी इसे भुनाने की भरपूर कोशिश कर रही है। लेकिन विपक्षी दलों का आरोप है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर की हालत पहले से भी बदतर हो चुकी है। झूठ बोलना बीजेपी के नेताओं की आदत बन चुकी है। पब्लिसिटी लेने के लिए हर चीज वो कहते हैं, और यहाँ तक भी कहने को कोई आगे पीछे वो नहीं देखेंगे। शाह और मोदी हमने ही देश को आज़ादी दिलाई, ये भी बोलेंगे। अमित शाह जी जो भी कहे,
आज कश्मीर की हालत अच्छी नहीं है। ठीक है, वो किसी तरह मीटिंग कर रहे हैं या दावा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हकीकत ये है, जो भी रिपोर्टें हैं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जो बता रहा है, सब ये कह रहे हैं कि वहाँ की स्थिति नॉर्मल नहीं है। अगर 370 नहीं हटती, अनुच्छेद 35 ए नहीं हटता, तो वहाँ के एक बहुसंख्यक लोगों को न्याय नहीं मिलता। लेकिन जब से अनुच्छेद 370 और एक 35 ए हटा है, तब से लोगों के साथ वहाँ एक समानता का व्यवहार है और लोगों को लगता है कि हम आज़ाद हिंदुस्तान में हैं। राजौरी में जनसभा को संबोधित करने से पहले अमित शाह ने माता वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। पंकज शर्मा, जम्मू, न्यूज़ 24। और आज की अगली बड़ी खबर भी जम्मू कश्मीर से है। आतंकी संगठन PAFF ने जम्मू कश्मीर के DG जेल HK लोहिया की हत्या की जिम्मेदारी ली है। पुलिस ने मुख्य आरोपी यासिर अहमद को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी डायरी से कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। शुरुआती जांच से यह भी कहा जा रहा है कि आरोपी डिप्रेशन में भी था। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के DG जेल हेमंत कुमार लोहिया की हत्या मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुख्य आरोपी यासिर अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक यासिर DG जेल का नौकर है और उनकी हत्या को अंजाम देने के बाद वो फरार हो गया था। यासिर ने हेमंत लोहिया के शव को जलाने की कोशिश की थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी यासिर जम्मू के काना चक में खेत में छिपा था। शुरुआती जांच में क्या पता चला? वो अपने मित्र के घर अपने परिवार के साथ गए हुए थे। वाक़े के दौरान उनका परिवार उनके साथ था और उनके मित्र और उनके भी परिवार साथ में थे, और उनके जो डोमेस्टिक हेल्प ने कमरे को अंदर से बंद करके इस घटना को अंजाम दिया। आतंकी संगठन पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने एक प्रेस रिलीज जारी कर जेल DG की हत्या की जिम्मेदारी ली है। आतंकी संगठन PAFF की प्रेस रिलीज में दावा किया गया है कि वो कहीं भी ऐसे हाई प्रोफाइल टारगेट को हिट कर सकता है। PAFF ने इस हत्या को जम्मू कश्मीर दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री के लिए छोटा तोहफा करार दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के DG प्रिजन हेमंत कुमार लोहिया की उनके घरेलू नौकर यासिर अहमद ने हत्या कर दी। यासिर अहमद हत्या के बाद से ही फरार चल रहा था, लेकिन पुलिस ने चंद घंटों में ही आरोपी को धर दबोचा। अब पुलिस आरोपी से कड़ाई से पूछताछ कर रही है कि आखिरकार क्यों उसने DGP की हत्या की है। पुलिस को DG जेल हेमंत लोहिया की हत्या के मुख्य आरोपी यासिर की एक डायरी हाथ लगी है। पुलिस को वारदात की जगह से ये डायरी मिली है, जिसमें हिंदी में शायरी लिखी है। शायरी में उसने अपनी जिंदगी को खत्म करने का संकेत दिया है, जिसमें एक शायरी में लिखा है, कि हम डूबते हैं, डूबने दो, हम मरते हैं तो मरने दो, पर अब कोई झूठापन मत दिखाओ। पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में पता चला है कि मुख्य आरोपी यासिर का व्यवहार आक्रामक था और वो डिप्रेशन में था। एक डायरी मिली है जिसमें कि उसने अपने हाथों से लिखा है। उसकी डायरी से ऐसा लगता है कि वो काफ़ी डिप्रेशन की स्थिति में था और अपने आप की जान लेने की भी बात उस पर लिखी है। पुलिस के मुताबिक यासिर की डायरी के दूसरे पेज पर छोटे छोटे वाक्य और नोट्स लिखे हुए हैं, जिसमें लिखा है, मैं अपने जीवन से नफरत करता हूँ, जीवन सिर्फ दुख है। डायरी में यासिर ने लाइफ चार्ट भी बनाया है, जिसमें लिखा है, माई लाइफ 1%, लव 0%, टेंशन 90%, सैड 99%, फेक स्माइल 100%। डायरी में यासिर ने यह भी लिखा है कि वो जैसी जिंदगी जी रहा है उससे उसे कोई समस्या नहीं है। दिक्कत यह है कि भविष्य में क्या होगा। DG लोहिया पिछले कई दिनों से अपने दोस्त संजीव खजूरिया के घर ठहरे हुए थे। दोनों के बीच पारिवारिक संबंध थे। लोहिया अपनी ऑफिशियल सिक्योरिटी के साथ यहाँ आए थे। डिनर के बाद लोहिया अपने कमरे में चले गए। उनका नौकर यासिर कमरे में था। लोहिया की तबीयत कुछ नासाज थी और यासिर उनकी देखभाल कर रहा था। इसके बाद यासिर ने दरवाजा भीतर से बंद कर लिया और धारदार हथियार से कई बार उन पर वार किया।
रेलेवेंट डिटेल्स हम लोग पहले ही मीडिया के साथ शेयर कर चुके हैं। हेमंत लोहिया जी के ये दोस्त हैं राजीव खजूरिया जी, इनके घर में वो पिछले कुछ दिनों से रह रहे थे और रात को खाना खाने के बाद जब अपने बेडरूम में जाते हैं तो ये लड़का जो डोमेस्टिक सर्वेंट है, जो पिछले कुछ अर्से से काम करता था, वो कहीं पाँव में कोई थोड़ी उनकी चोट थी और पाँव को मरहम लगाने के लिए उस वक़्त अंदर था और अचानक उसने कुंडी लगा के उनके ऊपर हमला किया और बार बार उसमें जो है वो शार्पेस्ट वेपन के साथ उनके ऊपर अटैक किया। PAFF जैश ए मोहम्मद से जुड़ा आतंकी संगठन है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद इस नए आतंकी संगठन का नाम सामने आना शुरू हुआ था। यह आतंकी संगठन गजावत उल हिंद के मारे हुए कमांडर जाकिर मूसा से प्रभावित है। फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर में हैं और एहतियात के तौर पर जम्मू राजौरी में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। यासिर अहमद पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस कड़ाई से पूछताछ कर रही है। चंद घंटों में यासिर अहमद अपना खुलासा कर देगा कि आखिरकार क्यों उसने डीजीपी की हत्या की है, क्या वो वजह रही है, क्योंकि 6 महीने तक ये डीजी प्रिजन के अगर काम करता रहा है, उनके घरेलू नौकर के तौर पर काम करता था, लेकिन क्यों उसने डीजी प्रिजन की हत्या की है, ये जांच का विषय बना हुआ है। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 राजौरी। अगली खबर का रुख करते हैं, बात महाराष्ट्र की करते हैं। मुंबई की दशहरा रैली शिंदे गुट और ठाकरे गुट के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। ऐसे में इस रैली को सफल बनाने के लिए दोनों गुटों में होड़ लगी हुई है। ठाकरे गुट के शिव सैनिक लोकल ट्रेन के जरिए दादर पहुंचकर शिवाजी पार्क तक जाएंगे, जबकि शिंदे गुट ने अपने शिव सैनिकों के लिए बसों की व्यवस्था कर रखी है। शिंदे गुट की ओर से 2.5 लाख शिव सैनिकों को खाने के पैकेट बांटे जाने वाले हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पूरे देश की नजर मुंबई में होने वाली शिवसेना की दशहरा रैली पर टिकी है। इस बार की दशहरा रैली बाकी सालों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि एक ही पार्टी की 2 रैली होंगी। दादर के शिवाजी पार्क में उद्धव गुट तो पार्टी से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे बीकेसी के MMRDA मैदान में दशहरा रैली को संबोधित करेंगे। MMRDA मैदान की रैली में भीड़ जुटाने की खातिर शिंदे गुट ने 410 बसों का इंतजाम किया है। शिंदे गुट का दावा है कि इस रैली में 2 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के बीकेसी के MMRDA मैदान में और आपको सीधे तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। अगर इस मैदान की बात कर लें तो यहाँ पर दशहरा के दिन एकनाथ शिंदे गुट जो है बड़ी सभा करने जा रही है। आपको बता दें कि रैली के मद्देनजर बीकेसी मैदान में शिंदे गुट की ओर से जो है पूरी तरह से तैयारी जो है लगभग पूरी कर ली गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से हजारों की संख्या में जो है कुर्सियां बिछाई गई हैं, झंडे लगाए गए हैं। इसके अलावा आप सामने देख सकते हैं कि मंच जो है बनाया जा रहा है और लाखों की संख्या में कार्यकर्ता जमा करने का दावा दोनों पार्टी जो है वो कर रहे हैं। शिवाजी पार्क में रैली के लिए शिंदे गुट ने भी दावा किया था, लेकिन कोर्ट ने शिंदे गुट को झटका देते हुए शिवाजी पार्क में ठाकरे परिवार को रैली की इजाजत दी थी। अब कोशिश ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने की है, ताकि दशहरा रैली के जरिए सियासी शक्ति प्रदर्शन हो जाए। सूत्रों की माने तो ठाकरे गुट ने रैली में लोगों को लाने के लिए राज्य परिवहन निगम की 450 बसों की बुकिंग की है। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुंबई के दादर शिवाजी पार्क के उसी मंच पर, जहां से कल दशहरा के दिन उद्धव ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तस्वीरें दिखा दिए। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से दादर के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली यानी कि उद्धव ठाकरे कल शिवाजी पार्क में जो रैली को संबोधित करेंगे उसकी तैयारी किस तरह से जो है चल रही है। ये मंच है, मंच जो है लगभग इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है और मंच के पीछे ही बाला साहेब ठाकरे का स्मृति स्थल है और ठीक उसके बगल में उद्धव ठाकरे के लिए ये मंच जो है वो बनाया गया है। मुंबई में आयोजित 2 बड़ी रैलियों को लेकर पुलिस विभाग के साथ राज्य की सुरक्षा एजेंसियों पर भी खासा दबाव है। पुलिस बाहरी खतरे के साथ साथ अंदरूनी खतरे को लेकर भी अलर्ट है। रैली को लेकर शिवसेना के दोनों धड़ों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों का उत्साह चरम पर है और पुलिस के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है कि वो एक दूसरे के सामने ना आ पाएं। सरकार के साथ ही ठाकरे गुट के नेता भी
समर्थकों से संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। कानून व्यवस्था बिल्कुल बनाई रखी जाएगी। पुलिस पूरे तरीके से मुस्तैदी के साथ कानून व्यवस्था को बनाएगी और मेरा विश्वास है कि दोनों जगह जो कार्य करते जा रहे हैं वो भी इस बात को समझेंगे कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना और शांति को बनाए रखना। ओरिजिनल शिवसेना ये वही है जो माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे इनके अध्यक्षता में होने वाली है बीकेसी में। ये शिवतीर्थ पे जो शिवाजी पार्क पे जो दसरा मेलावा होने वाला है वो तो शिवसेना का ही नहीं। दशहरा रैली को लेकर ट्रैफिक विभाग ने भी तैयारी पूरी कर ली है। शहर को जाम से बचाने के लिए कई रास्तों में वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। राहुल पांडे, मुंबई, न्यूज़ 24। और फिल्म आदि पुरुष के टीजर को लेकर विवाद बढ़ता ही चला जा रहा है। पहले सोशल मीडिया, फिर सियासी दलों और सामाजिक संगठनों ने इसके कैरेक्टर्स की वेशभूषा को लेकर आपत्ति दर्ज की। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म में राम भक्त हनुमान के पहनावे पर आपत्ति जताई। अब साधु संतों ने भी फिल्म को बैन करने की मांग कर दी है। टीजर रिलीज होने के साथ ही ओम राउत निर्देशित फिल्म आदि पुरुष सोशल मीडिया यूजर्स के गुस्से का शिकार हो गई है। फेसबुक से लेकर ट्विटर तक फिल्म में दिखाए गए रावण के लुक की निंदा होने लगी है। फिल्म में रावण का किरदार निभा रहे सैफ अली खान सबके निशाने पर आ गए हैं। मैंने उसका ट्रेलर देखा है और सच में उसमें आपत्तिजनक दृश्य है। हमारी आस्था के जो केंद्र बिंदु हैं उनको जिस रूप में दिखाया गया है वो अच्छा नहीं है। जो टीजर हमने देखा है उसमें जिस ढंग से उनके वेशभूषा को पहनाया गया उसको मैं उचित नहीं मानता। इस पर संत समाज ने भी प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा किया है। संत समाज की राय एकदम सही है और किसी को भी हिंदू धर्म पे, सनातन धर्म पे छेड़छाड़ करने की इजाजत नहीं है। फिल्म में रावण का किरदार सैफ अली खान निभा रहे हैं, जिन्हें क्रोधित और काले रंग की पोशाक में दिखाया गया है। टीजर के एक दृश्य में वो ड्रैगन जैसी किसी विशालकाय जीव की सवारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग रावण के लुक की निंदा कर रहे हैं, जिनमें बीजेपी और हिंदू महासभा से जुड़े नेता भी शामिल हैं। इनका कहना है कि फिल्म के टीजर में दिख रहा रावण शिव भक्त नहीं बल्कि चंगेज खान, तैमूरलंग और औरंगजेब जैसा दिख रहा है। हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने ट्वीट किया, भगवान शिव के अनन्य भक्त लंकापति रावण की भूमिका में दक्षिण भारत की फिल्म आदि पुरुष में सैफ अली खान का चित्रण ऐसे किया गया है जैसे इस्लामिक खिलजी या चंगेज खान या औरंगजेब हैं। माथे पर ना ही तिलक है ना ही त्रिपुंड। हमारे पौराणिक चरित्रों के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। हिंदू सेना ने फिल्म आदि पुरुष पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है और इस बाबत सूचना प्रसारण सचिव को चिट्ठी भी लिखी गई है। हिंदू सेना का आरोप है कि विदेशी फंडिंग से भगवान श्री राम जी की छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है और पैसे कमाने के लिए हमारे धर्म ग्रंथ रामायण से छेड़छाड़ करना गलत है। हिंदू सेना का कहना है कि भगवान राम की छवि धूमिल करने की साजिश है और इससे हिंदुओं की भावना आहत होगी। विश्व हिंदू परिषद भी फिल्म पर बैन की मांग कर रहा है। फिल्म का टीजर रिलीज हुआ और उसमें जिस तरह से रावण को और रामचरितमानस के कुछ और पात्रों को बेढंगे तरीके से, बेहुदा तरीके से दिखाया गया, ये ठीक नहीं है। आदि पुरुष फिल्म में रावण की नगरी लंका को भी अंधेरे और डरावनी जगह का लुक दिया गया है, जिस पर लोग आपत्ति दर्ज करा रहे हैं क्योंकि पौराणिक कथाओं में लंका को सोने की नगरी के रूप में दिखाया गया है। फिल्म में सैफ अली खान रावण, प्रभास राम और कृति सेनन सीता की भूमिका में हैं। कुमार गौरव, दिल्ली, न्यूज़ 24। आप देख रहे थे निष्पक्ष न्यूज। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24।